नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर नंदिनी राज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मेरे हाथ में जो ये छोटी छोटी सफ़ेद गोलियाँ हैं, अगर आपको इस भरोसे के साथ दी जाएं कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, तो क्या आप इसका सेवन नहीं करना चाहेंगे? आज विश्व होम्योपैथी दिवस पे हम चिकित्सा जगत में होम्योपैथी की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। होम्योपैथी क्या है, ये पद्धति किस तरह से ट्रीटमेंट करती है, इसमें किन किन बीमारियों पे का ट्रीटमेंट हो सकता है, इलाज हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी एक बहुत ही वरिष्ठ होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, कई एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और अनेकों पुस्तकें एवं शोध प्रकाशित कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू नंदिनी जी, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल है। होम्योपैथी पद्धति है कहाँ और कैसे ये इंडिया में आई, इसको कैसे प्रैक्टिस इसकी चालू हुई? नंदिनी जी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की अगर मैं बात करूं तो होम्योपैथी के जनक मतलब आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी थे। सैमुअल हैनीमैन जी जर्मनी के रहने वाले थे। वो कुलीन मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि जिन पदार्थों के सेवन से हमारी बीमारी ठीक होती है, उन्हीं पदार्थों के सेवन से हमें उसी तरह की बीमारी हो भी सकती है। तो उस तरीके का उनके दिमाग में आया कि क्यों न एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बनाई जाए जिसका लोगों के शरीर पे नुकसान न हो, मतलब जिस तरह की उनको बीमारी हो उसी तरह के पदार्थों का प्रयोग करके उनकी बीमारी को ठीक किया जाए। क्योंकि उस समय जो चिकित्सा प्रणाली थी उसमें लोगों को बहुत शॉक दिया जाता था या ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी जिससे उनको परेशानी होती थी। उस समय इतना एडवांसमेंट नहीं था एलोपैथी का। आज जिस तरीके से लेज़र का प्रयोग होता है उस तरीके से उस समय प्रयोग नहीं होता था। तो उस समय जो वर्तमान चिकित्सा प्रणाली थी उससे वो बहुत व्यथित थे और उन्होंने इसलिए सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर नाम से जो हमारा जो टैग लाइन है या हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है उसकी अगर मैं बात करूं तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जिस तरीके की आपकी बीमारी है उसी तरीके का सिम्टम्स अगर हम पैदा करते हैं आपके शरीर में तो वो बीमारी स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। मतलब कि आपकी जो परेशानी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करता है। हमारी जो परेशानियां हैं मानसिक, शारीरिक या फिर सोसाइटी में कई लोगों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो उसको कई बार लोग बीमारी नहीं मानते हैं। आजकल देखेंगे तो विदेशों में साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत बढ़ गया है। तो लोगों को अगर साइकेट्रिस्ट को दिखाना है तो हमारे देश में आज भी सोचते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं कि डॉक्टरों को दिखाने जाएंगे। तो होम्योपैथी हमारे माइंड पे भी बहुत विशेष इफेक्ट डालती है। तो उसमें आपके जो शारीरिक लक्षण हैं, जो आपके बीमारी के लक्षण हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस आया है, इन सभी को कवर करते हुए आपको होलिस्टिक रूप से टोटल हेल्थ प्रदान करती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अरे वाह सर, अगर मैं पूछना चाहूँ कि किन किन बीमारियों में इसका इलाज सबसे बेहतर ढंग से किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं? नंदिनी जी, अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज होम्योपैथी में बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लोग आजकल काफ़ी परेशान हैं ऐसी बीमारियों से जो बार बार हो जाती है। अगर मैं बात करूं जैसे रीनल स्टोन है, रीनल स्टोन के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन से उसका ऑपरेशन कर देते हैं। लोग एक बार तो खुशी खुशी करा लेते हैं, दूसरी बार थोड़ा कम खुश हो करके करा लेते हैं और तीसरी बार जब उनको स्टोन हो जाता है तब वो उसी डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम आखिर ऐसा कब तक ऑपरेशन कराएंगे। इसी तरीके से साइनोसाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है या स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर प्रोस्टेट की परेशानी है या पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, जिसके लिए लोगों को बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है या बार बार इलाज लेने के बाद भी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है।
तब लोग होम्योपैथी की ओर अग्रसर होते हैं और होम्योपैथी चिकित्सक के पास इस आशा के साथ आते हैं कि हमारी बीमारी ऐसी ठीक हो जाए कि जो वापस न हो। तो होम्योपैथी इसलिए भी जानी जाती है कि होम्योपैथी तरीके से अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो वो फिर से होएगी नहीं। मतलब अगर आपने स्टोन का ट्रीटमेंट लिया है तो स्टोन का फॉर्मेशन बंद करा देगी शरीर में। अगर आपने पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो आपको बार बार पाइल्स फिशर फिस्टुला होगा ही नहीं। जबकि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में आप देखेंगी तो वो बार बार दवाई, रोज दवाई खाते रहते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि पहले हमने आधा चम्मच चूर्ण खाना चालू किया था, फिर 1 चम्मच चूर्ण कर दिया, फिर 2 चम्मच कर दिया, अब 3 चम्मच भी चूर्ण खाते हैं, फिर भी उनको स्टूल नहीं होता है। एलोपैथी जगत वैसे भी रेजिस्टेंस से बहुत डील कोई कर रहा भी चिकित्सा प्रणाली हो, अगर आपका दवाई का डोज बढ़ते जा रहा है और बीमारी का लेवल बढ़ते जा रहा है तो वो तो सिंपली मैनेज भी नहीं कर पाती है। जैसे मेरे पास शुगर के पेशेंट आते हैं, ब्लड शुगर लेवल उनका जब 200-250 रहता है तब वो ट्रीटमेंट चालू करते हैं और इंसुलिन 6 यूनिट से स्टार्ट होकर के 60 यूनिट तक चली जाती है और ब्लड शुगर लेवल 200 से स्टार्ट होकर के 600 तक बढ़ जाता है, तब वो लोग होम्योपैथी की ओर आते हैं। या फिर उनको ब्लड शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, या डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। मतलब डायबिटीज़ के जब शरीर पे प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, गंभीर हो जाते हैं और वो इलाज भी लेते रहते हैं। वो इलाज लेते रहते हैं फिर भी न बीमारी रुकती है, न इंसुलिन की मात्रा कम होती है और शरीर में जो दुष्परिणाम है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उसको भी कहीं रोकने का कार्य होम्योपैथी करती है। जी सर, आपने अभी शुरुआत में बोला हम होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ हैं। सर, होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक पूरा ट्रीटमेंट जो है वो उसका शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपके पास पेशेंट आता है, नॉर्मली क्या होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर एलोपैथी में, तो डॉक्टर हमारी बेसिक हिस्ट्री लेते हैं जिसमें वो शायद आपकी ऑक्यूपेशन पूछ लें या आप क्या काम करते हैं, आपको कोई और बीमारियां हैं, इस सब के बारे में। क्या होम्योपैथी में इसके अलावा भी कोई हिस्ट्री, क्योंकि होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुत कुछ लंबा इसमें हिस्ट्री टेकिंग रहती है? नंदिनी जी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका जो बेसिक है वो केस टेकिंग पे ही निर्भर करता है। हम लोग उनका कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं, उसके बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, उसके बाद इंडिविजुअलाइजेशन की ओर जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो कोई पेशेंट आया तो उससे हम पूछते हैं कि आपको पानी का प्यास कैसा लगता है। पानी का प्यास अगर वो बोलता है कि ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा लगता है तो मुंह सूखा रहता है या गीला रहता है? अच्छा। तो मुंह अगर सूखा है और पानी का प्यास ज़्यादा लगता है तो उसके लिए अलग दवाई है। मुंह अगर गीला है और पानी का प्यास ज़्यादा लगता है तो उसके लिए अलग दवाई है। हमारे पास ऐसे भी सिम्टम्स हैं, जैसे उसको दिन में 11 बजे या 12 बजे या 2 बजे परेशानी ज़्यादा होती है तो उसके लिए अलग दवाई है। रात को 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे परेशानी होती है तो उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में अस्थमा का अटैक आता है, तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको 4 बजे से 3 बजे या 4 बजे के बीच में रात में भोर में परेशानी होगी और हम जब उसका दवाई उसको देते हैं तो उसको तुरंत ही आराम मिल जाता है। हमारे पास ऐसी भी दवाई है जिसको शाम को 4 बजे से 8 बजे तक परेशानी बढ़ती है तो उसके लिए अलग दवाई है। तो उसको हम इंडिविजुअल तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए पहली कड़ी होती है पूरी उसकी हिस्ट्री। एक तरह से आप उसका पूरा पेशेंट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है सर, जैसे हम बीमारियों की बात करें, आपने अभी बीपी, डायबिटीज़, इन सब की बात करी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। अब इस समय आपको भी पता ही है कि आपके पास इतने पेशेंट आते होंगे। अगर पेशेंट बहुत समय से इस तरह की कंप्लेन लेके आ रहा है और उसको इस तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो इसमें अप्रोच क्या रहती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? नंदिनी जी, लाइफस्टाइल डिसीजेस की अगर आप बात कर रही हैं तो अगर मैं शुरुआत करता हूं कि अगर कांस्टेंट सिटिंग जॉब है जिसका बैठने का काम है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे उसका सिटिंग जॉब है, तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी होने
चालू हो जाती है, जिसका कंप्यूटर पे काफ़ी काम है या मोबाइल पे ज़्यादा वर्क है। आजकल देखेंगे आप युवा वर्ग जो आईटी सेक्टर में काम करता है वो दिन भर या तो लैपटॉप पे काम करता है या मोबाइल पे काम करता है, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, चूँकि वो उस तरह के जॉब प्रोफाइल में है तो हम उनको जॉब छोड़ने का तो नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं वो उनके एमआरआई में उनके जो स्पाइन पे कितना कंप्रेशन आ रहा है उसको देखने के बाद डिसाइड करते हैं। और अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं उनको यौगिक आसन भी बताता हूं। अगर उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है तो हम होम्योपैथिक दवाई देने के साथ साथ उसको सेतुबंध आसन, जो ब्रिज पोज या उसको जो ऐसा कमर उठाने का जो एक्सरसाइज है या आसन है उसको बताते हैं। और इसी तरीके से जो लोग लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको गर्दन में नस दबने लगती है, जिसके कारण उनको कई बार हाथ में नमनेस आ जाता है या फिर राइटर्स क्रैम्प होने लगता है। उनको हम लोग मेडिसिन देने के बाद भुजंग आसन की सलाह देते हैं। और मैं तो आज के युवा वर्ग को बिल्कुल बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो आप दिन में 2 से 3 बार भुजंग आसन का ज़रूर प्रयोग करें, उससे आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर या मैं डायबिटीज़ की बात करूं, जो आजकल बीमारी का नाम नहीं, फैशन जैसा हो गया है कि आप देखेंगे तो 10 में से 7 लोगों को या तो आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा या तो उनको शुगर मिलेगा। 7 से बढ़ते बढ़ते वो 8-9 की ओर जा रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे लगता है कि सभी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को मिल करके एक ऐसा कॉमन प्रोटोकॉल निकालना चाहिए जो होलिस्टिक की आप बात कर रही थी। होलिस्टिक अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली नहीं, सारे चिकित्सा प्रणाली के लोग मिल करके और मानव कल्याण या मानव हित में कार्य करें। ऐसी बीमारियाँ जो किसी भी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो रही है उसके लिए सभी लोगों ने मिल करके और बात करना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट को भी पिछले साल प्रपोजल दिया था। हमारे देश के राष्ट्रपति जी 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आई थी और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तो मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी ये बोला था कि हमारा देश ऐसा अगुवाई कर सकता है पूरे विश्व में कि एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाए और जिसमें ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं होती हैं, जैसे कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर बार बार हो जाता है उनको, तो कैंसर में कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन लेने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम लोग जो उनको दवाई देते हैं उससे उनको काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर और शुगर जो युवा वर्ग में हो रहा है, हमारा जो ध्यान है अगर 50 साल के पहले हो रहा है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली पीढ़ी को हम बचा सकें। तो उसके लिए हम लोग होम्योपैथिक दवाई का जो अभी आपने दिखाया, ये होम्योपैथी की 50 मिलीस्मल पोटेंसी है। 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाई डिस्टिल वाटर में दी जाती है। तो उसमें शुगर के मरीजों को हम चूँकि वाटर में प्रयोग कराते हैं तो बिल्कुल मिठास नहीं जाती है, तो उनका शुगर जो बढ़ने का डर रहता है कि होम्योपैथिक दवाई मीठी होती है और शुगर बढ़ सकता है खाने से, तो हम लोग ये पॉपी सीड्स जो है होम्योपैथी की 50 मिलीस्मल पोटेंसी, इसको हम डिस्टिल वाटर में देते हैं और फिर उसको भी हम उनको लेते टाइम पानी में और डाइल्यूट करके लेने का बोलते हैं। तो उससे उनकी बीमारी पे तुरंत कंट्रोल होता है, शुगर बढ़ता नहीं है और इसी तरीके से बीपी धीरे धीरे उनका बढ़ना कम हो जाता है। सेम बीपी में भी है, बीपी का वो पहले 20 मिलीग्राम की टैबलेट से चालू करेगा, फिर 40 मिलीग्राम की टैबलेट हो जाएगी, फिर 40 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम हो जाएगी, उसका बीपी भी बढ़ता जाएगा और टैबलेट की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो उसको कहीं ना कहीं होम्योपैथी से कंट्रोल किया जा सकता है। सर, बीपी और शुगर की जो आप बात कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ इनकी इंक्रीज़ होती जाती हैं पेशेंट्स की, अब ऐसे में मान लीजिए कोई पेशेंट मान लीजिए 20 mg की दवा खा रहा है या उसकी डायबिटीज़ की दवा 100 mg की चल रही है या 500 mg की चल रही है दिन में 2 बार। अब उसको जो दूसरी पद्धति के डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भैया तुमको ये नहीं बंद करनी, एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो पेशेंट आपके पास इतनी बढ़ी हुई शुगर या इतनी बढ़ी हुई बीपी के साथ पहुंचते हैं, क्या आप उनको सलाह देते हैं कि दोनों तरह की पद्धति साथ में इस्तेमाल करें, कि ऐसा होता है कि दूसरी दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं और फिर इस पद्धति का इलाज अपने आप में अकेला होता है? नहीं नंदिनी जी, जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम उसका प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं, उसका कितने
मिलीग्राम की टैबलेट बीपी के लिए चल रही है या कितना यूनिट इंसुलिन ले रहा है, हम उसी दवाइयों के साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने का सलाह देते हैं। बिल्कुल साथ में लेने की सलाह देते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने कोविड में देखा होगा, कोरोना के टाइम में जब लोग अस्पतालों में मर रहे थे तो उस समय लोगों ने होम्योपैथिक दवाई वहाँ पे खाया, आर्सेनिक एल्बम, लोगों ने काढ़ा पिया, लोगों ने भाप लिया, लोगों ने योगा किया और तब वो आईसीयू से निकल करके बाहर आए। मैं मानव कल्याण और मानव हित की बात कर रहा था, तो मानव कल्याण और मानव हित सभी चिकित्सा पद्धतियों में निहित है। आपको अगर मरीज को बचाना है तो उसमें किसी पद्धति का नाम जरूरी नहीं है, मरीज को लाभ होना चाहिए। मैं जब दवाई देता हूं तो उनको यही समझाता हूं कि आप इन दवाइयों का सेवन करिए, उसके बाद नियमित अंतराल में हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं। जैसे ब्लड शुगर है तो हम उसको फास्टिंग और पीपीबीएस कराते हैं, फिर हर 3 महीने में हम HbA1c कराते हैं और जब रिपोर्ट हमारे फेवर में आने लगती है तो हम उसी डॉक्टर के पास भेजते हैं पहले जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है। जब ग्राफिकल रिपोर्ट आ जाती है तो उसी डॉक्टर से उसकी मात्रा को कम कराते हैं। हम जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि एक तरह से सभी डॉक्टर्स को मिलके अपनी अपनी अप्रोच से पेशेंट का हित देखने की कोशिश। जी एग्जैक्टली। सर, अभी तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में आपको किस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन से वर्ग, कौन सी एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं? नंदिनी जी, महिलाओं के ऊपर ही हमारे देश के क्लिनिक चलते हैं। अगर महिलाएं नहीं आए, जिस दिन महिलाओं का उपास रहता है उस दिन क्लिनिक खाली हो जाता है। आप तीज देख लीजिए या करवा चौथ देख लीजिए तो उस दिन दुनिया भर के हमारे मतलब भारत के तो क्लिनिक ऑलमोस्ट खाली ही रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने एग्जैक्टली महिलाओं को महिला जो है हमारे घर का बहुत बड़ा धुरी है, मतलब बहुत बड़ी वो नींव है। और मैं बोलता हूँ कि अगर महिला ही बीमार होगी तो पूरा घर बीमार रहेगा। अगर महिला घर की स्वस्थ है तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें महिलाओं पे ऐसा क्यों निगलेक्ट है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके लिए महिलाओं का भी बहुत है, वो खुद ही जिम्मेदार है। जैसे वो दूध का गिलास जो होगा वो अपने पति को तो भर के गिलास देंगी, बेटा को भर के गिलास देंगी, लेकिन खुद जब पीना होगा तो बहुत कम मात्रा में लेंगी या बोलेंगी कि मैं पी के क्या करूँगा। सेम ऐसे ही सलाद या फिर ड्राई फ्रूट खाने के मामले में है। हालांकि आजकल एजुकेशन के साथ साथ ऐसा नहीं है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का काफ़ी अच्छा ध्यान रखने लग गई हैं। आजकल कामकाजी महिलाएं हैं, वो ऑफिस का वर्क भी देखती हैं, उसके बाद घर का वर्क भी देखती हैं, पति को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पेरेंट्स को संभालती हैं। तो अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है। एजुकेशन के साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन के महत्व को समझने लगी, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां बहुत ज़्यादा है। अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं तो जो टीनेजर्स की गर्ल्स हैं वो हमारे पास या तो PCOD लेकर के आती हैं या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आती है। 2-2 महीने 3-3 महीने उनको पीरियड नहीं आते हैं, जिसके कारण उनको पिंपल्स हो जाता है, कई बार उनको चेहरे पे बाल उगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो टीन एजर्स में देखने को मिलते हैं। टीन एजर्स को मैं बोलता हूं कि ये हार्मोनल चेंजेस का एज होता है। अगर आपने कोई भी गलत कार्य किया टीन एज में तो उसका परिणाम आपको बुरा देखने को मिलेगा, और अगर टीन एज में ही आपने आपके आदतें सुधार ली या अच्छे कर्म करने लगे तो आपको बाद में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो टीन एजर्स के ऊपर पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और टीन एजर्स को भी खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पिंपल्स के लिए बहुत सारा केमिकल नहीं लगाना चाहिए, उससे कई बार उनके चेहरे खराब हो जाते हैं। दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं उसमें खास करके जो टीनेज लड़कियां, जो युवा वर्ग के बच्चे, किशोरी लड़के लड़कियां, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने एक प्रेवलेंस देखा है कि ये जो किशोर किशोरियों का जो अभी जो जनरेशन चल रही है, ये जिम की तरफ बहुत है, ये फ़ोन की तरफ बहुत है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो YouTube से बहुत सारी दवाइयाँ खुद ओवर द काउंटर ले लेते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नंदिनी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। टीनेजर्स के लिए मैं जब भी वो क्लिनिक में आते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि ये उम्र तो आपकी पढ़ने की या अच्छे जॉब के लिए है, आपका इलाज के लिए उम्र नहीं है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा आपके स्टेज के माध्यम से, इस दूरदर्शन के माध्यम से, कि आप मॉडेस्टी की तरफ मत जाइए। आप ये सोचिए कि यदि आप दूसरे को देख करके सिगरेट पीने जा रही हैं तो उस सिगरेट का आपके शरीर पर क्या नुकसान होगा। अगर आप कोई भी नशा करने जा रही हैं तो उस नशा से आपके शरीर में क्या नाश होने वाला है या आपके परिवार का क्या नाश होने वाला है, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा वर्ग नशा के
तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। नशा किसी भी तरह का हो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है, तो इसलिए नशा से बचना चाहिए। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आप देखिए कि वो अच्छी सलाह देता है, अच्छे लोग हैं, या बुरी सलाह देता है, बुरे लोग हैं। अगर इतना आपको समझना आ गया तो आप उस तरह के फ्रेंड सर्कल से बच सकेंगे। क्योंकि आजकल युवा सोचता है कि वो लिव इन में रह लेगा, ये ऐसा लिव इन में रह लेगा, उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। तो आप दूसरे को देख करके इस तरीके का, न तो आप लिव इन की ओर जाएं, न तो आप नशा की ओर जाएं, न तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद करके लें, या फिर यूट्यूब जो है, यूट्यूब देखने सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यूट्यूब ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं है। डॉक्टर आज जो 25 साल 27 साल का किसी का डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है, उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो जो आपको देख करके ट्रीटमेंट देगा वो यूट्यूब देख करके नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस तरीके के ट्रीटमेंट से हमेशा बचना चाहिए। आपके पड़ोस में जो डॉक्टर है आप उसको जा कर के मिलिए, बिल्कुल शर्माइए नहीं, आपकी सारी परेशानियाँ उसको बताइए। मुझे लगता है कि उसका सलूशन मिल जाएगा, तो ना आप आगे डिप्रेशन में जाएंगे, ना सुसाइडल थॉट्स आएंगे। कई बार युवा वर्ग मेरे पास आता है, वो बताते हैं लड़कियां कि वो नशा करने लग गया था, या उसने ऐसे व्यक्ति से प्यार कर लिया था जो नशा करने लग गया, तो उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई है, वो सुसाइड करना चाहती है। तो आप इस तरह के कदम नहीं उठाएं, और खास करके अगर आपने उठा भी लिया है तो तुरंत आप मम्मी पापा या पेरेंट्स या जो भी आपका दोस्त है उससे बात करें। और अगर किसी से भी आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट वे डॉक्टर से बात करिए। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, काउंसलिंग के लिए जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, और तुरंत आप अपने पैरों को, कदम को पीछे ले लीजिए, तो निश्चित रूप से आप बच बहुत अच्छी सलाह दी डॉक्टर साहब ने। जब तक ये समझ में आता है तब तक थोड़ा सा देरी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, समय की थोड़ी कमी है। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं आपके पास आती हैं उनमें अनीमिया की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार भी इसकी तरफ बहुत से कदम उठा रही है। आप उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है होम्योपैथी में? नंदिनी जी, मैं अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, सभी प्रकार के एनीमिया पे काम कर रहा हूँ। एनीमिया के लिए पूरे देश से मेरे पास पेशेंट आते हैं, कई बार विश्व से भी आते हैं, भारत के बाहर से भी लोग आते हैं। तो एनीमिया महिलाओं में जो होती है उसका कारण, अगर मैं 40-50 साल की उम्र की महिलाओं की बात करूँ तो उनको जो प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार महिलाएं उसको छुपाती हैं, 2 महीने 3 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है, घर के लोगों को नहीं बताती हैं, उससे उनको ब्लीडिंग होने लगती है और एनीमिया हो जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल छुपाइए नहीं, आप डॉक्टर से चर्चा करिए। एनीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एनीमिया कई बीमारियों का कारण है, कई बीमारियों का जड़ है, और एनीमिया हम होम्योपैथिक तरीके से बहुत आसानी से ठीक कर रहे हैं। अगर आप शुरू में ध्यान देंगे तो आपका बोन मैरो बच सकता है, नहीं तो बोन मैरो खराब हो जाता है, जिसके कारण अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन न बने, आपको बोन मैरो न खराब हो जाए, उससे पहले आपको ट्रीटमेंट लेना है और डाइट का विशेष ध्यान रखना है। आप डाइट के बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताएं। जी, डाइट में क्या है कि जो घर में हमारे अवेलेबल है, जैसे गुड़ है, चना है, या पालक है, पनीर है, या जो ठंड में लड्डू बनते हैं, आप उसको देखिए कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा। वो आंवले का मुरब्बा बनाते थे। आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, उसको गुड़ में या शक्कर में क्यों उबाला गया? क्योंकि जिनको खट्टे से नुकसान था उसके लिए उन्होंने मीठा बनाया। आप देखिए ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है हमारे देश में, हर जगह देखिए आप, ठंड में ड्राई फ्रूट का लड्डू बनेगा या गजक बनेगा। तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है, या बादाम और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एक तरफ प्रोटीन है, एक तरफ आयरन है। तो ये जब ऐसा खाना लेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी, आपका बोन मैरो मजबूत रहेगा और ब्लड कम नहीं होगा, एनीमिया से बच सकेंगे। अच्छा सर, आखिरी का 1 मिनट है, मैं आपसे बस एक आखिरी मैसेज अपने जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको एक मैसेज आपकी तरफ से देना चाहूँगी कि क्या इस समय जिस तरह की हैबिट्स, जिस तरह की डाइट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको लेके हम अपने दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उससे बचें। हमने कोरोना में देखा कि हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी जो घर में उपलब्ध था उसको खाया और कई सारी बीमारियों से बचे। उस समय केवल कोरोना से ही नहीं बचे, उस समय दूसरी बीमारियों से भी बचे। उस समय ऑपरेशन भी बहुत कम हुए। तो आप लोग जो घर में हमारे उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं
उसका सेवन करिए। आप लोग आपके जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी बात को मानिए। आजकल का युवा सोचता है कि वो ज़्यादा समझदार है, उसके पेरेंट्स समझदार नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी सोच, ऐसी धारणा ठीक नहीं है। जिसने आपको पैदा किया, जो इतना बड़ा किया, आपको अच्छी लाइन दिया जिसने, वो निश्चित रूप से आपसे समझदार है। तो पेरेंट्स का आप इज्जत करें, उसकी बात माने, वो निश्चित रूप से आपको अच्छी पथ पर ले जाएगा। जी सर, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने हमारे लिए आज समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज की इस चर्चा से किसी न किसी रूप में लाभ ज़रूर मिला होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।